पिछले लेक्चर में हम लोगों ने वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना ज्ञात किया था। आज हम देखेंगे कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को रख दिया जाता है तो क्या होता है। इसके पहले कि हम इसको एक्सप्लेन करें, एक समान वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखने पर क्या होता है, दो तीन चीजें आपको जान लेने के लिए आवश्यक है। आइए हम उसको जानते हैं या जानने का प्रयास करते हैं। इसको जानने के लिए दो चीजें जो इम्पोर्टेंट हैं वो ये है कि सबसे पहले आप जानिए, दो वेक्टर ए और बी हो, यदि कोई वेक्टर ए है और यह दूसरा वेक्टर कोई बी है, मान लीजिए यहां पर है यह वेक्टर बी है, तो ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट जब हम निकालते हैं, मान लीजिए कि ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है या क्रॉस गुणन निकालना है, तो कैसे निकालेंगे और उसकी दिशा क्या होगी। ये दोनों वेक्टर को एक पॉइंट पे बनाते हैं, दोनों सदिश राशियों को एक पॉइंट पर हम बनाएंगे। यहां पर हमने इसको बनाया, ये हो गया वेक्टर ए, जितना लंबा यह है उतना ही लंबा वेक्टर ए होना चाहिए। जिस डायरेक्शन में बी है उस डायरेक्शन में हमने बी को बना दिया, ये वेक्टर बी। अगर हम ए क्रॉस बी निकालने में इंटरेस्टेड हैं तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन क्या होगी। वैसे लिखा जाता है ए क्रॉस बी बराबर, फार्मूला आपको फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ए बी साइन थीटा, जहां थीटा इन दोनों के बीच का कोण है। अब इंटू एन कैप, यह एन कैप एकांक सदिश है जो इन दोनों के तल के लंबोत्तल में, अर्थात अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी, इस वेक्टर ए और वेक्टर बी इस व्हाइट बोर्ड पर है, व्हाइट बोर्ड के तल पर है, तो इसका लंबोत्तल ये होगा, या तो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ। तो जो ये एन कैप वेक्टर होगा, एकांक वेक्टर होगा, यह या तो बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। इसको निकालते कैसे हैं, बाहर की तरफ होगा या अंदर की तरफ होगा। इसके लिए मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू और रूल का प्रयोग करते हैं। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच को लेते हैं और पेंच को इन दोनों के लंबवत, वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के लंबवत तल में रखते हुए, जहां पे कट करते हैं वहां पे रख देते हैं। और उसके बाद से हम निकाल रहे हैं ए क्रॉस बी, तो ए से बी की तरफ, यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, तो ए से बी की तरफ चलाते हैं। तो आप किसी पेंच को जिसमें चूड़ी हो यदि चलाएं ए से बी की तरफ, तो यह पेंच बाहर की तरफ आएगा, अर्थात ये जो वेक्टर एन कैप होगा बाहर की तरफ होगा। और बी क्रॉस से निकालते, सपोज दैट कि हम निकालेंगे बी क्रॉस से, वेक्टर बी क्रॉस से, अभी आपने एन कैप मान लिया, एन कैप बाहर की दिशा में, और इसके लिए एन कैप क्या होगा, बी क्रॉस ए के लिए, तो बी क्रॉस ए निकालेंगे तो पेंच को जो आप अंदर की तरफ ऐसे बी से ए की तरफ घुमाएंगे, ये डायरेक्शन हमारा घुमाने का ये हो जाएगा। तो जब यहाँ पर पेंच इसके लंबोत्तल में रख के घुमाएंगे तो यह पेंच अंदर की तरफ जाएगा, अर्थात जो डायरेक्शन होगी एन कैप की, वह इसके इन दोनों के परपेंडिकुलर लंबवत अंदर की तरफ होगी, वह इसके तल में नहीं होगी। लेकिन यदि हमको दिखलाना है, मान लीजिए ये एन कैप की डायरेक्शन, तो हम दिखलाएंगे इस डायरेक्शन में बाहर, लेकिन ये हवा में हो जाएगा और हवा में हम लिख सकते नहीं। तो जब हवा में लिख नहीं सकते तो करेंगे क्या, करना ये है कि एक इंडिकेशन मात्र बना देंगे ऐसे और लिख देंगे वेक्टर एन। लेकिन ये हमारे समझने के लिए होगा कि यह वेक्टर एन जो है हवा में है, ऊपर की तरफ, मतलब इन दोनों के तल के लंबवत तल में है। एक तो क्रॉस प्रोडक्ट का ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ये आप लोगों को क्लियर फर्स्ट ईयर में ही हो जाना चाहिए या नहीं हुआ होगा, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मैंने समझाने की कोशिश किया। अब दूसरा जो चीज आपको जानने की जरूरत है वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, जिसको कि हम अपने पिछले लेक्चर्स में बता चुके हैं, फिर भी आपको बताना उचित समझता हूं।
और आशा करता हूं कि आप पीछे वाले लेक्चर्स को पढ़ने के बाद फिर इसको पढ़ने के लिए इसको पढ़ें, और पढ़े ही नहीं, इसको जैसे एक बार बता दिया जा रहा है तो घर पर बैठ करके उसको दोहरा भी लिया करें। तो देखिए फिर से मैं बताने चल रहा हूं कि यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो मैंने आपको बताया कि वैद्युत द्विध्रुव बनाते समय इधर प्लस लिखिए और इधर माइनस लिखिए। प्लस क्यों लिखा जाता है मैं बातें आगे एक चैप्टर के आगे बताऊंगा, लेकिन फिलहाल कोई जरूरी नहीं कि प्लस इधर लिखा जाए माइनस इधर लिखा जाए, इधर प्लस भी लिखा जा सकता है इधर माइनस भी, लेकिन आपके लिए ये कन्वीनियंट रहेगा या सुविधाजनक रहेगा कि आप इधर प्लस लिखिए आप इधर माइनस लिखिए। या तो आप बड़े होंगे तो जान जाएंगे, नहीं तो आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं लगातार सुनते रहेंगे तो मैं बता दूंगा। अब देखिए इन दोनों इधर ये अगर कोई द्विध्रुव है, द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव, ये धन ध्रुव है ये ऋण ध्रुव है, और इन दोनों के बीच की दूरी प्लेस्ड एट अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस, ये प्लस क्यू एंड ए माइनस क्यू एंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस इज 2a। हम 2a मानते हुए चल रहे हैं। 2a क्यों मानते हुए चल रहे हैं इसका भी एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे देता हूँ, पिछले टर्म पे मैं नहीं दे पाया था, उसको अभी देने का प्रयास करूंगा, फिलहाल देखते रहिए। तो ये द्विध्रुव की दिशा जो है इस दिशा में मानी जाती है। द्विध्रुव एक दिशात्मक राशि होती है, इसकी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है, या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P की भी दिशा ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ होती है। या यूं कह सकते हैं कि यहाँ पे लिखा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2L। Q या अधिक सॉरी L नहीं यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ 2L लिखे हैं, आदत हम लोगों की 2L लिखने की है, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी को फॉलो कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर A लिखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर ये जो 2A है यह तो अदिश राशि है, तो इसके कारण यह सदिश नहीं हो रहा, ये 2A के कारण 2A जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। पर मैं पिछले लेक्चर्स में मैंने बताया है कि ये 2A डिस्टेंस इतनी कम है कि इन दोनों के बीच की दूरी एक सीधी रेखा होगी, और सीधी रेखा की दिशा मान ली जाती है ऋण आवेश से धन आवेश की तरफ, और फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज। तो इसकी डायरेक्शन ये 2A की डायरेक्शन हो गई। कई जगहों पर कभी इन्हीं दोनों डिस्टेंस को R भी मान लिया जाता है। तो R की डायरेक्शन किधर की तरफ हो गई, मैं आपको यहीं पे बता रहा हूं कि R की डायरेक्शन जो है, R की डायरेक्शन भी ऋण आवेश, अगर R मानेंगे तो इसकी भी डायरेक्शन इसी दिशा में, या इसके बीच की दूरी 2A मानेंगे तो इसके जो डिस्टेंस की डायरेक्शन, डिस्टेंस को नहीं कहें उसको डिस्प्लेसमेंट कहें तो और अच्छा है, तो या क्योंकि इसमें डायरेक्शन है तो उसकी भी 2A की भी डायरेक्शन यही होगी, R की भी डायरेक्शन यही होगी। अब आइए थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं कि एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में जब वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो क्या होता है। ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, आप जानते हैं कि किसी भी वैद्युत क्षेत्र में, कोई वैद्युत क्षेत्र है इसमें कोई प्लस Q आवेश रखा जाता है, तो ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, इस पर बल, धन आवेश पर बल जो है इस दिशा में लगता है। आपका प्रश्न हो सकता है कि इस धन आवेश पर बल इस दिशा में क्यों नहीं लगता। ये ऐसा इसलिए होता है, देखिए वैद्युत बल रेखाएं इधर की तरफ आ रही हैं, गौर कीजिए कि वैद्युत बल रेखाएं इधर से आ रही हैं, अर्थात इधर कोई प्लस आवेश है, धन आवेश है, और धन आवेश अपने में से वैद्युत बल रेखाओं को निकालता है। तो ये वैद्युत बल रेखा यह भी अपने में से वैद्युत बल रेखाओं को निकाल रहा है, तो ये धन आवेश को प्रतिकर्षित करेगा। इसलिए वैद्युत क्षेत्र में जब कोई धन आवेश रखा जाता है तो ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा में चलता है, या इस पर एक वैद्युत बल लगता है, वो F इक्वल टू कितना होता है QE। क्यों? क्योंकि आपको वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई गई है कि वैद्युत क्षेत्र E बराबर F अपान Q, एकांक आवेश पर वैद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल ही उस वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए इन दोनों आवेशों के, अगर दो आवेश हो तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला इस आवेश पर लगने वाला बल तथा इसी आवेश के परिमाण का अनुपात जो है
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो कहने का मतलब क्या होगा, कोई चार्ज, कोई आवेश, कोई धन आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर आवेश इस पर बल F=qV लगेगा। अगर इसी वैद्युत क्षेत्र में कोई ऋण आवेश रख दिया जाए तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, लेकिन इस पर लगने वाले बल की दिशा F=qV। यहाँ पर Q का चिन्ह नहीं दिख रहे हैं, डायरेक्शन ही मैंने चेंज कर दिया, तो यहाँ पर F=qV, इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी इसको मैंने अभी एक्सप्लेन किया। तो ये रहा। तो क्या हुआ, जब किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में, कहने का मतलब है कि वैद्युत क्षेत्र हर जगह समान है, और उसके लिए मैं बनाता हूं इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर, और यह वैद्युत क्षेत्र ही है, और इस वैद्युत क्षेत्र में यहां पर कोई वैद्युत द्विध्रुव रख दिया गया है। ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। यह प्लस क्यू है और यह माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू पे बल कितना कार्य करेगा, प्लस क्यू पर कार्य करने वाला बल F होगा, और माइनस क्यू चूंकि परिमाण के बराबर है इसलिए इस पर भी बल कार्य करने वाला F होता कितना है, F होता है Q × E, और इस पर भी F यहाँ पर कितना हो जाएगा, F QE। अब इस वैद्युत द्विध्रुव की दिशा क्या होगी, वैद्युत द्विध्रुव की दिशा होगी इधर से इधर की तरफ, इस दिशा से इस दिशा में, अर्थात ये जो डिस्टेंस है इसको मानते हैं हम 2, या इसी को लिखते हैं R = 2। तो अब आप यहां पर देख रहे हैं कि यह बल और यह बल इस दिशा में लग रहा है, यह बल इस दिशा में, तो ये बल युग्म बराबर और विपरीत, एक ही द्विध्रुव पर दो बल बराबर और विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं तथा इनकी क्रिया रेखा समान नहीं है, अर्थात ये दोनों एक लाइन में नहीं है, ये दोनों बल एक लाइन में नहीं है, दोनों बल अलग अलग, तो ये बनाते हैं बल युग्म। बल युग्म किसे कहते हैं, पहले बल युग्म के बारे में जान लीजिए, इसको भी बताना था, दिमाग से मेरे उतर गया था। जब दो बराबर तथा विपरीत बल किसी वस्तु पर इस प्रकार लगते हैं कि जिनकी क्रिया रेखा समान न हो। क्रिया रेखा समान होने का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई एक वस्तु है और इस पर एक बल ऊपर से लग रहा है, एक बल नीचे से, दोनों बराबर हैं और विपरीत हैं, एक इधर से एक इधर से, तो चूंकि इन दोनों की क्रिया रेखा समान है इसलिए एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और तो रिजल्टेंट फोर्स टोटल फोर्स F 0 हो जाएगा। यहां पर कार्य करने वाला कुल बल 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी क्रिया रेखा समान है। तो जब क्रिया रेखा समान है तो यह इस वस्तु में घूर्णन पैदा नहीं कर सकते, इस वस्तु को नचा नहीं सकते, तो इसको बलयुग्म नहीं कहते। बलयुग्म जैसा दिखाई तो दे रहा है लेकिन यह बलयुग्म नहीं कहा जाता। बलयुग्म किसे कहते हैं, जब दो बराबर तथा विपरीत बल, वस्तु यही हो, एक बल इधर से कार्य कर रहा हो, जिनकी क्रिया रेखा यानी इस बल को आगे या पीछे बढ़ाए जाने को, इसको आगे पीछे मैंने बढ़ा लिया, इसको भी आगे पीछे बढ़ा लिया, ये दोनों की रेखाएं, क्रिया करने वाली रेखाएं जो है एक लाइन पर न हो तो ये बलयुग्म बनाते हैं। तो जब दो, मैंने बताया कि जब दो बराबर तथा विपरीत बल जिनकी क्रिया रेखाएं समान न हो किसी पिंड पर लगते हैं तो उस पिंड को किसी बिंदु के परितः या उस पिंड को उस अक्ष के परितः, किसी अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं, चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, तो घुमाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तो इस बलयुग्म का गुण कितना होता है, तो इसी को बलयुग्म कहा जाता है। बल, मान लीजिए कि यह बल F है, यह भी बल F है, और इन दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस R है। R की डायरेक्शन कुछ देर तक के लिए मान लीजिए इधर से इधर की तरफ है, तो बलयुग्म का गुण यहां पर लिखा जाता है, जो फार्मूला होता है, बल युग्म का आघूर्ण
टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ये आर की डायरेक्शन हो जाएगी और ये एफ की डायरेक्शन हो जाएगी। हम मानेंगे कि आर की डायरेक्शन, हम अब इस पे डिपेंड करें कि आर की डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर से इधर की तरफ मान रहे हैं कि इधर से इधर की तरफ मान रहे हैं, अभी उसको मैं बता रहा हूं। तो टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। इस फार्मूले से वेयर आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेज एंड एफ is the F is the magnitude of the force, या इसे लिखिए, मैग्नीट्यूड मत बोलिए, ऐसे लिखिए यहाँ पर वेक्टर में। तो F is the force acting on any side, चाहे राइट हैंड साइड वाला ले लीजिए या लेफ्ट हैंड साइड वाला, कोई एक साइड का जो बल ले लीजिए। वो जब आप गुणा करते हैं तो ये बलयुग्म का आघूर्ण, तो आप एक फार्मूला पा गए, बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब आइए इसको समझने की स्थिति में अब आप आ गए हैं। तो मैं बता रहा था कि अब आप समझने की स्थिति में आ गए हैं। तो जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तब इस पर एक वलयुग्म कार्य करने लगता है जो इसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। उसी वैद्युत क्षेत्र की इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में इसको करना चाहता है, ताकि इसकी भी डायरेक्शन, ये पी की या आर की भी डायरेक्शन है या 2a की भी डायरेक्शन है, और यही डायरेक्शन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पी की भी होती है। मान लीजिए कि यह बल लगा और उसको संरेखित कर लिया इस डायरेक्शन में, ऐसे यहां पर धनावेश आ गया, ये धनावेश इधर नीचे की तरफ आ गया, ऋणावेश इधर की तरफ आ गया, ये ऋणावेश। यह द्विध्रुव जब इसी स्थिति में हो जाएगा तब एक बल इधर की तरफ कार्य करने लगेगा और एक बल इधर की तरफ, और इन दोनों बलों की क्रिया रेखाएं एक हो गई तो यह बलयुग्म नहीं कहलाएगा। अब इस अवस्था में यह स्थिर रहेगा, स्थिर रह सकता है। जब ये खींच करके ऐसे कर दिया तो ये स्थिर रहेगा। इस दशा में कार्य करने वाले बलयुग्म का आघूर्ण 0 होता है। क्यों 0 होता है? क्योंकि आर क्रॉस एफ, जहां आर दोनों बलों के बीच की, एक बल यहां से लग रहा था ना, ये बल लग रहा था और ये बल लग रहा था, इन दोनों बलों को आगे पीछे बढ़ा दीजिए और इन बलों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगी ना। तो आप अच्छा है कि यहां से यहां के बीच की दूरी ले लीजिए, ये दूरी लीजिए, तो यह दूरी, ये बल गुणे यह दूरी, तब तो बल आघूर्ण होगा। लेकिन अब इन दोनों बलों के बीच की दूरी क्या होगी? एक बल यह है, दूसरा बल अगर इधर की तरफ होता तो कुछ दूरी होती, लेकिन दूसरा बल इसी रेखा पर आ गया, इसलिए इन दोनों के बलों के बीच की दूरी आर इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। आर इज इक्वल टू 0 हो जाने के कारण बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टाउ इज इक्वल टू 0, क्योंकि टाउ इज इक्वल टू होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो आर इज इक्वल टू 0 होने के कारण बलयुग्म का आघूर्ण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो कुल मिलाकर के हमारा निष्कर्ष यह निकला कि जब एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर बलयुग्म कार्य करता है जो उसको घुमाकर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। दैट ट्राइज टू अलाइन द इलेक्ट्रिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसको अलाइन करने का प्रयास करता है एक उसमें। कैसे होगा ये यदि आप समझ गए हैं तो ये इसको देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए कैसे है। ये वैद्युत क्षेत्र बना दिया गया है, एक समान वैद्युत क्षेत्र, और इन दोनों के बीच की दूरी 2a ले ली गई है। लेकिन 2a की डायरेक्शन आप जानते हैं कि फ्रॉम माइनस चार्ज टू प्लस चार्ज होगा, और जब ये दूरी 2a है तो यहाँ इसको a पॉइंट मानते हैं, इसको माना कि पॉइंट a पर माइनस चार्ज है, पॉइंट b पर प्लस चार्ज है, और इन दोनों को मिला लिया हमने। इन दोनों को मिलाने से फायदा क्या हुआ कि हमको इन दोनों बलों के बीच में, इन दोनों फोर्सेस के बीच में, ये इसके और इसके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, हमको BC ज्ञात करनी है। तो ये जो ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल में BC अपान AB, BC अपान AB यह एंगल थीटा है। ये एंगल थीटा क्यों है? तो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यह है, और ये जो वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है ये इसे थीटा कोण बनाता है। तो चाहे वैद्युत द्विध्रुव की दिशा माने या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा माने, यहाँ पर वेक्टर पी थीटा जो है, थीटा इज इक्वल टू वेक्टर पी तथा वेक्टर ई के बीच का कोण, या कोई कह सकता है कि वेक्टर 2a तथा वेक्टर ई के बीच का कोण, ऐसे भी। तो यहां पर वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म का आघूर्ण कितना होगा, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। आर की वैल्यू ये 2a है और एफ इज इक्वल टू कितना होता है, क्यूबी होता है। आप जानते हैं कि जब क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है तो a क्रॉस b बराबर ए बी साइन थीटा, 2a क्रॉस क्यूबी इज इक्वल टू 2a इंटू क्यूबी इंटू साइन थीटा, जहां साइन थीटा हो गया इंटू एन कैप, जहां एन कैप 2a और वेक्टर ई के तल के लंबवत तल में एकांक सदिश है। अब ये 2a और क्यूबी की जो डायरेक्शन होगी, 2a और क्यूबी का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसके लंबवतल में इसकी डायरेक्शन होगी एन कैप की डायरेक्शन, और जो एन कैप की डायरेक्शन होगी यही इक्वल टू है एन कैप की डायरेक्शन जो है वो टाउ की डायरेक्शन होगी। आइए हम निकालने का प्रयास करते हैं, या मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं कि इस टाउ की डायरेक्शन किधर तरफ होगी, या बलागुण कैसे लगेगा इसके लंबवत दिशा में। यह 2a की डायरेक्शन देख रहे हैं आप, बना सकते हैं इधर से इधर की तरफ। तो हमने बना दिया ये 2a की डायरेक्शन, और वेक्टर ई की डायरेक्शन किधर तरफ है, वेक्टर ई की डायरेक्शन 2a क्रॉस ई। 2a क्रॉस ई का मतलब होता है कि हम इधर से इधर की तरफ आ जाए। तो जब हमारा स्क्रू इधर से इधर की तरफ आएगा, स्क्रू यहाँ पे रख करके इधर से इधर की तरफ करेंगे तो ये लंबवत अंदर की तरफ जाएगा, यानी इस पर कार्य करने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की जो दिशा होगी इसके तल के लंबवत अंदर की तरफ। ये तो रहा डायरेक्शन के बारे में। इसके डायरेक्शन को मैंने यहां पर बताया। क्या कभी आपने विचार किया है कि साइकिल जो होती है, साइकिल को स्टैंड से हटाइए, सीधा खड़ा छोड़ दीजिए, साइकिल या तो दाएं गिर जाएगी नहीं तो बाएं गिर जाएगी। लेकिन यदि साइकिल को आप चला करके सीधे चला करके छोड़ दें तो साइकिल तुरंत नहीं गिरेगी, कुछ दूर तक, जब तक उसकी स्पीड तेज रहेगी तब तक वो सीधी रहेगी, और बाद में जब बहुत स्पीड उसकी धीमी हो जाएगी तब वो दाएं या बाएं गिरेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता इसलिए है कि जब रुकी हुई साइकिल होती है तो उसके पहियों में कोई घूर्णन नहीं होती है, तो घूर्णन के कारण कोई आघूर्ण नहीं होता है। और जब चलती हुई साइकिल होती है तो उसके पहिया घूमते रहते हैं, तो उसके आघूर्ण की दिशा जो होती है, जो डायरेक्शन होती है, उसकी जो एक्सिस होती है, जो उसका एक्सल होता है, एक्सल के परपेंडिकुलर पहिया ऐसे घूम रहा है, और उसके जो आघूर्ण की दिशा होती है उसके एक्सल के एलांग होती है, परपेंडिकुलर पहिया है ऐसे, और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके आघूर्ण की दिशा होती है। तो और यह आघूर्ण अपने आप को बनाए रखना चाहता है। जैसे न्यूटन की गति, न्यूटन के जड़त्व का नियम यही है कि वह कोई भी वस्तु अपने स्टेट को बनाए रखना चाहती है, तो वह आघूर्ण जो है अपने आप को बनाए रखना चाहता है, इसलिए वो साइकिल चलती हुई अवस्था में गिरती नहीं है, चलती चली जाती है। तो और रोटेटिंग बॉडी हैव टेंडेंसी टू मेंटेन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाई टू मेंटेन इट्स एक्सिस ऑफ रोटेशन? क्योंकि अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए मेंटेन करना चाहती है क्योंकि वह अपने बल आघूर्ण को बनाए रखना चाहती है, उसके घूर्णन अक्ष के पुरता जो आघूर्ण लग रहा है उसको बनाए रखना चाहती है। आप जानते हैं कि जब कोई वस्तु रोटेट करती है तो उस पर बल आघूर्ण लगता ही लगता है, तो वह अपने घूर्णन अक्ष को मेंटेन करते रहना चाहती है, इसलिए वह गिरती नहीं है। तो यहाँ पर 2a क्रॉस ई की डायरेक्शन है, तो इसलिए यहाँ पर ये लंबवत दिशा में। आप कहें कि लंबवत दिशा में होगा कैसे? इसी प्रकार होगा जिस तरह से अभी मैंने आपको साइकिल के पहिए का एग्जाम्पल देकर के आपको यहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश किया। तो 2a क्रॉस क्यूबी, आप एक चीज देख रहे हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2a क्यूबी इंटू साइन थीटा, बट
यहाँ पर n कैट 2a और वेक्टर e के तल के लंबवत तल में एकांक सदिश है। इसके आगे और लिखना चाहिए, जगह नहीं थी। जिसकी दिशा कागज के तल के या व्हाइट बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की तरफ होगी। फिलहाल यहाँ पर q इंटू 2a आप जानते हैं, q इंटू 2a इज इक्वल टू p। p का मतलब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो आप क्या कर लेंगे, ये q इंटू 2p हो जाएगा, तो p e साइन थीटा इंटू n कैट, टाउ इज इक्वल टू p साइन थीटा इंटू n कैट। या स्केलर नोटेशन में, वेक्टर नोटेशन में आप लिखेंगे तो टाउ इज इक्वल टू p क्रॉस ही लिख सकते हैं, p क्रॉस इज इक्वल टू p साइन थीटा इंटू n कैट। ये फार्मूले से हो जाएगा। या टाउ इज इक्वल टू हो जाएगा p साइन थीटा, या स्केलर नोटेशन है। तो यहां तक आपके समझ में आ गया। अब इसकी कई केसेस बनती हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 का थीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, ये ऐसे रहे, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और इसी में या ये धन आवेश हो, ये ऋण आवेश हो, तो इस पर बल QV इधर रहेगा, इस पर बल QV इधर रहेगा। तो थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0, देन टाउ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू 0। अर्थात जब यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, उस दिशा में इस पर कोई वल्जुम का आघूर्ण कार्य नहीं करेगा, या वल्जुम का आघूर्ण शून्य होगा, टाउ का मान शून्य होगा। केस सेकेंड में क्या हो जाएगा, केस सेकेंड व्हेन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री का मतलब क्या, इसको घुमा करके हम इधर कर दें, इसको इधर कर दें, तो प्लस इधर आ जाएगा और माइनस इधर आ जाएगा, ये वैद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो प्लस वाले पर बल किधर कार्य करेगा, प्लस वाले पर बल इधर कार्य करेगा, माइनस वाले पर बल इधर कार्य करेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र ई इधर है, तो प्लस वाले पर बल इधर कार्य करता है, माइनस वाले पर। अब बल इधर, हम दोनों एक दूसरे को वो करेंगे, क्या करेंगे, एक दूसरे के दिशा में होंगे, तो यहाँ पर न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो यहाँ पर भी जो है, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू 180 रखेंगे, तो ये भी टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। केस थर्ड, केस थर्ड, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब जब थीटा का मान 90 डिग्री हो जाएगा, तब टाउ इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू P इंटू ई यहां पर, या P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम अपान क्या होता है, E। यदि E इज इक्वल टू 1, यानी यह एकांक हो जाए, 1 न्यूटन पर कूलाम हो जाए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू टाउ मैक्सिमम। टाउ मैक्सिमम कब लगता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अर्थात एकांक वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत क्षेत्र के लंबवत रखे गए वैद्युत द्विध्रुव पर कार्य करने वाले वल्जुमों का आघूर्ण ही वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण के बराबर होता है। तो ये रहा एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव रखने पर कितना वल्यूम का गुण कार्य करता है, उससे संबंधित कुछ बातें। अब आइए, अगर यहाँ पर एक समान न हो, यहाँ पर असमान हो, असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में, तो असमान वाले में क्या होगा, इसको मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं। हाँ, तो ये देखिए, असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को रखा जाता है, तो इसका बिहेवियर कैसा होता है, जरा इसको देख लीजिए। अगर मान लीजिए कि इधर वैद्युत क्षेत्र बढ़ते हुए क्रम में है, इधर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम है, इससे थोड़ा अधिक है, इधर वैद्युत क्षेत्र थोड़ा धीरे धीरे और बढ़ते हुए चला जाता है। इस डायरेक्शन में वैद्युत क्षेत्र बढ़ रहा है। अभी हमने कुछ देर पहले बताया था एक समान वैद्युत क्षेत्र,
तो एक समान वैद्युत क्षेत्र को जब हम बनाते हैं तो सभी रेखाओं की लंबाई बराबर ऐसे दिखा देते हैं और समांतर भी बनाते हैं ताकि ये एक समान है। लेकिन अगर हम मान लें कि यहाँ पर अगर कोई वैद्युत ध्रुव इस तरह से रखा गया है, हालांकि इसकी लंबाई छोटी होती है, लेकिन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करने के लिए लंबा बड़ा बना करके दिखाया जा रहा है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a होती है, ये भी आप जानते हैं, लेकिन छोड़िए उसको। तो चूंकि वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ बढ़ते जा रहा है, इसलिए यहाँ पर E5 की वैल्यू अधिक होगी और यहाँ पर E5 के नीचे, इसलिए मैंने E5 मान लिया। ये E3 के नीचे यह पड़ रहा है, इसलिए मैं यहाँ मान रहा हूँ कि E3। धन आवेश पर लगने वाला बल इधर की तरफ होगा, ऋण आवेश पर लगने वाला बल इधर की तरफ। तो बलयुग्म तो बराबर और विपरीत बल वाले कहे जाते हैं ना। ये भी कुछ बलयुग्म जैसी ही चीज होगी, लेकिन यहाँ पर बलयुग्म के आघूर्ण को उस तरह से डिफाइन नहीं किया जाएगा। फिर भी ये दोनों बल लग करके, ये दोनों बल जब लगेंगे तो यह इसको घुमा करके और वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरक्षित करने का प्रयास करेंगे, ताकि देखिए ये बल इधर लग रहा है, ये बल इधर लग रहा है, इसको खींच करके और खींच करके मान लीजिए इस तरह से कर लिए ये। तो यदि यह एक समान वैद्युत क्षेत्र होता तो इस पर लगने वाला बल और इस पर लगने वाला बल दोनों बराबर होता, तो यह चुपचाप वहीं स्थिर रहता, टोटल फोर्स उस पर 0 होता, या तो स्थिर रहता, और नहीं तो एक और केस बनती है, चलता तो एक समान वेग से चलता, तो एक समान वेग से चलते हुए वस्तु पर भी कोई बल कार्य नहीं करता है, क्योंकि उसका त्वरण शून्य होता है। फिलहाल उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन मान लीजिए कि वो यहाँ पर स्थिर रहता। लेकिन अब क्या होगा, अब तो ये दोनों बल मिल करके किसी तरह से इसको रोटेट करा दिए और रोटेट करा करके वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर दिए। अब होगा क्या कि यहाँ पर E5 है, तो इस पर बल QE5, F इज इक्वल टू QE5 इस पर कार्य कर रहा है, और यहाँ पर F इज इक्वल टू QE3 इस पे कार्य कर रहा है। इस चूंकि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र अधिक है, इसलिए आवेश तो दोनों बराबर और विपरीत है, ये प्लस Q है, ये माइनस Q है, तो प्लस Q पे कार्य करने वाला बल Q इंटू E5 हो जाएगा। क्योंकि E5 की वैल्यू अधिक है, इसलिए QE5 जब मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ये अधिक होगा, और यहाँ पर E3 की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम है, इसलिए इस दिशा में कार्य करने वाला बल QE3 कम होगा। तो यह बल बड़ा है, यह बल छोटा है, अर्थात यह पूरा का पूरा सिस्टम इस पर एक बल कार्य करेगा, और इस बल के अधीन यह धीरे धीरे आगे की तरफ गति करने लगेगा। और यदि यही एक समान वैद्युत क्षेत्र होता तो यह चुपचाप स्थिर हो जाता, स्थिर रहता। तो एक तो कितना बल कार्य करेगा, क्यों, इस बल में से जब इस बल को घटाया जाएगा तो एक रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा जो कि इस डायरेक्शन में होगा, और ये क्या है QE5 माइनस QE3। इस तरीके से हम निकालते हैं। अभी शुरू में पहले दिन जब डिस्कशन किया जा रहा था तो ये बताया जा रहा था कि बाल को पर कंघी रगड़ देने से, रगड़ करके और कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को के पास ले जाते हैं तो खींच लेता है। कैसे खींच लेता है, आइए जरा उसको हम एक्सप्लेन करें कि कैसे कंघी जो है कागज के छोटे टुकड़े को खींच लेती है। अभी आप देखें यहाँ पर कि एक समान वैद्युत क्षेत्र, असमान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में यदि कोई डाइपोल रखा हो तो वह एक निश्चित दिशा में गति करने लगता है। उसी तरीके से कुछ स्थिति यहाँ पर भी होती है, कंघे और कागज के साथ भी होती है। इसके लिए मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यदि कोई आवेश Q है तो Q से R दूरी पर स्थित ये R ज्यों-ज्यों बदलता चला जाएगा त्यों-त्यों E की वैल्यू, E मतलब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बदलती चली जाएगी। कैसे बदलती है, E इज इक्वल टू E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। ज्यों-ज्यों दूरी बढ़ती है त्यों-त्यों E की वैल्यू क्या होती है, कम होती जाती है। दो चीजें समझिए, यह कंघी है और यह कागज है, यह आगे है, यह थोड़ा इसके नजदीक है और यह थोड़ा दूरी पर है। तो नजदीक इसके कारण इस पर कोई आवेश प्लस Q है, बाल से जब हमने कंघी को रगड़ा है, सूखे बाल से कंघी को रगड़ा है तो इस पर कुछ आवेश आ गया है। हम एक ही सिरे पर दिखा रहे हैं, हालांकि इसके अन्य जो है क्या नाम है उसके दांते हैं, उसके अन्य दांतों पर भी होगा, लेकिन ये दांत पर लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कंघी
कंघी का यह आवेश या संपूर्ण आवेश एक मान लीजिए कि यही पूरा एक आवेश है, तो इस आवेश के कारण ये कागज के अगले वाले सिरे पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ और होगी और इसके अगले वाले यहाँ वाले पॉइंट पर इस कागज के दूसरे वाले छोर पर थोड़ी सी ही दूरी अधिक होगी, तो क्यों ना हो, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ अलग होगी, यहाँ अलग होगी, क्योंकि R का मान अलग अलग है। यानी इस कंघे के कारण यहाँ पर असमान वैद्युत क्षेत्र पैदा हो रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज कि कंघे को जो ही कागज के पास लाते हैं तो प्रेरण के कारण कंघे पर धन आवेश है, तो प्रेरण के कारण कागज के का जो नजदीक वाला सिरा होता है कंघे के, उस पर ऋण आवेश प्रेरित हो जाता है। ऋण आवेश प्रेरित, तो कागज का एक सिरा ऋण आवेशित हो जाता है और दूसरा सिरा जो है धन आवेशित। अब लेकिन यह ऋण आवेश निकलता इसमें से नहीं है, निकल करके वहां पे जाता नहीं है। टोटल यह पूरा का पूरा कागज अभी भी उदासीन है, बस केवल यही हुआ है कि ऋण आवेशित इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो गया है, जिससे इसका दूसरा सिरा क्या हो गया है, धनात्मक हो गया। ऋण आवेश एक तरफ जाएगा तो दूसरे तरफ धन आवेश आना ही आना है। अब दो केसेस बनती हैं, यहाँ पर मान लीजिए डेल्टा, यह प्लस डेल्टा कितना आवेश, इतना, ये डेल्टा माइनस आवेश है डेल्टा क्यू, या डेल्टा क्या मानेंगे, मान लीजिए माइनस क्यू है तो ये कितना है, प्लस क्यू। अब ये हो गया एक द्विध्रुव और यह असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है, तो असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है। तो जैसे मैं बताया कि असमान वैद्युत क्षेत्र में जब कोई वैद्युत द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर एक बल लगता है, जिस बल के कारण वह गति करने लगता है। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे कि इधर P की दिशा है और इसके कारण E इधर ज्यादा होगा और इधर E क्या होता जाएगा, बाहर कम होता जाएगा। तो जब आप इस पर बल निकालेंगे तो पाएंगे कि बल इसी दिशा में, इस दिशा में लग रहा है और ये क्या कर लेता है कि ये इसको रोटेट भी करेगा और खींचेगा भी, दोनों काम कर सकता है, रोटेट भी कर सकता है और खींच भी सकता है। क्यों? क्योंकि यह कागज वैद्युत द्विध्रुव के जैसे कार्य करता है, जो कि असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा है और असमान वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ द्विध्रुव पर एक नेट बल कार्य करता है, जिसके कारण कि यह कागज इसकी तरफ खींच जाता है। आज इतना ही, शेष अगले लेक्चर।